जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे बाबा रामदास जी का बाबा की खरी खोटी से। जिस तरीके से बाबा जी के अपने एक विचार होते हैं क्रिटिसिज्म वाले, एनालिटिकल क्रिटिसिज्म वाले, वो एक अलग ही लेवल है। अब एक मामला सामने आया, बाबा जी ने सजेस्ट किया कि हमें इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और मैंने कहा बाबा जी ने कहा और ना कैसे हो सकती है। मामले को अगर हम देखें तो हमें एक चैनल के ऊपर थोड़ा डिस्कशन होता हुआ नजर आ रहा है। एक डिस्कशन अलग लेवल का और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, एक पैनिक, एक र्यूमर फैलाने की कोशिश। मामला क्या है? मामला यह है, ये चैनल का नाम अगर हम देखें तो द न्यूज लॉन्चर नाम का चैनल है। आशीष चित्रांशी कोई पत्रकार हैं और हेडिंग अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के 100 विधायक दिल्ली पहुंचे, योगी की उल्टी गिनती शुरू। ये इस चीज के ऊपर चर्चा कर रही हैं। अगर आप शुरुआती कुछ डिस्कशन देखेंगे तो आपको सारा मामला, सारा माजरा समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं दिल्ली क्या योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों से जो खबर मिल रही है और जो हमारे साथी लखनऊ में मौजूद हैं आलोक पाठक, उनके पास अलग अलग सोर्सेस से जो खबर आई है, अगर उन खबरों में दम है, सच्चाई है, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह के चक्रव्यूह में जाल में फंस चुके हैं योगी आदित्यनाथ। भले ही अब तक अड़े रहे कि इस्तीफा नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसे संकेत मिलने लगे। दिल्ली में यूपी भवन में कोई कमरा खाली नहीं है, ऐसी भी खबरें आ रही है। करीब 100 विधायक, 50 से 100 के बीच की संख्या बताई जा रही है। करीब 100 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। यही सबसे बड़ी खबर है। आखिर इस वक्त जब संसद का बजट सत्र चल रहा है, उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा विधायक या करीब 100 विधायक दिल्ली में क्यों डेरा डाले हो? जी बाबा जी, सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100 विधायक दिल्ली आए, कमरे खाली नहीं है, डेरा डाल के बैठे हुए हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम खबरें देखें तो यूपी के अंदर भगदड़ तो मची हुई थी और भगदड़ इस तरीके से मची हुई थी लगातार कि अगर हम देखें तो कभी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं, कभी जो ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, कभी संगठन महामंत्री दिल्ली आ रहे हैं, कभी बीजेपी यूपी के अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, कभी सुनील बंसल जी का नाम उछल रहा है, कभी कुछ कि योगी को नहीं बुलाया गया, पर्चा नहीं दिया गया, सब चीजें एक तरफ तो ये, और उसके बाद अब ये कि भाई जब यूपी में योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं, पूरे का पूरा नैरेटिव जो कहीं ना कहीं जातिवाद पर था, उस जातिवाद के नैरेटिव को एक बार में हिंदुत्व के नैरेटिव में बदल के रख दिया और दोबारा से ऐसे लगा कि यूपी में तो योगी का ही परचम लहरा रहा है। अच्छा, बीच में चंडू खाने की खबर ये भी आई कि भाई योगी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मामला है क्या। ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिसका सर नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं। अब कल योगी को बुलाया गया है, योगी तो फिर मेरे ख्याल से नीति आयोग की मीटिंग में आ रहे हैं, और अकेले योगी को बुलाया गया हो तो बात भी है, सारी इवन ममता बनर्जी भी मिलने आ रही है। अब ऐसे में चंडू खाने की खबर उड़ पड़ी कि ओ माय गॉड, योगी के साथ साथ 100 विधायक आ गए और यूपी भवन के अंदर कमरे खाली नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा वो सारे आके यूपी भवन में ही क्यों रुकेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो ये है कि वो प्राइवेट होटल भी में भी तो रुक सकते हैं और काफी सारा दूसरा मैनेजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसके पीछे अखिलेश यादव है तो उस सब चीजों का अरेंजमेंट अखिलेश यादव भी करवा सकते हैं। और अगर ये खबर झूठ है तो ये खबर चला के मजा क्या आ जाता है, और अगर ये सच है तो सच्चाई किस हद तक है और क्या बीजेपी को डैमेज करेगी? बाबा जी जरा समझाइए। सर, पहली बात तो चंडू खाने में भी ये देखना होगा कि चंडू खाने में कौन से कोने से ये खबर आई है। ये जो चैनल है ये है अशोक वानखेड़े का चैनल।
और ये जो अशोक वानखेड़े जो है ये हमारे राइट विंग का बहुत पुराना विरोधी है। ये लोग अपने आप को बोलते तो पत्रकार हैं, पर सर ये सुपारी जो जर्नलिज्म है ना, जिन्होंने आज से 10-12 साल पहले मैं भाजपा की सुपारी ले रखी है 12 साल से, ये वो जो चांडाल चौकड़ी है ये उसका बड़ा सक्रिय सदस्य है जिसका नाम है अशोक वानखेड़े, और ये चित्रांशी तो उसका एक प्यादा है। सर इस चंडू खाने के ये इस चांडाल चौकड़ी की मैं आपको एक चीज अपने दर्शकों को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2014 का चुनाव का जब रनअप चल रहा था तब ये लोग थे जो कहा करते थे कि भाजपा को 160 सीट नहीं आएगी, पूरी पीक पे। और इस चंडू खाने ने एक कार्यक्रम किया था वोटिंग की काउंटिंग से एक शाम पहले एबीपी न्यूज में, जिसमें कम से कम देश के 20 से 25 बड़े मूर्धन्य पत्रकार एक बड़े लंबे से हॉल में, वो एक के पीछे एक कुर्सी डाल के नहीं बिठाते एबीपी न्यूज वाले, वो वाला था सर। बड़े बड़े पत्रकार थे और सबसे करीब 4 घंटा 4.5 घंटा वो कार्यक्रम चला था। और उसमें जब फाइनल जो उनसे जब वो रात को करीब 10:30 बजे 6 बजे शुरू हुआ था प्रोग्राम, 10 बजे 10:30 बजे जब खत्म हुआ ना तो उससे पूछा, उसने वो पूछने लगा हाँ भैया कितनी सीट, तो उसमें एक पत्रकार जो है ना थोड़ा सा भाजपा का पक्ष में बोलने वाला था, वो भी डरते डरते शर्माते उसने कहा था 220 सीट, 220 उसने कहा था, नहीं तो सारे 160 से 180 सीट वाले थे, ये उनमें से एक था। और इनको मैं पिछले 12 साल से लगातार वॉच कर रहा हूं। अच्छा, अब की बार लोग कह रहे हैं कि नहीं यार आप लोगों का आकलन गलत हो गया और योगेंद्र यादव का सही हो गया। मैंने कहा भैया बंद घड़ी जो होती है ना, बंद घड़ी, उसको भी एक दीवार पे लटका दो तो दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। हर रोज दिन में 2 बार वो भी बंद घड़ी भी सही टाइम बताती है। तो ये तो सब बंद घड़ियां हैं। तो ठीक है, पिछले 12 साल से कुछ बोल रही थी, किसी एक बार सच हो गया। खैर, अब जहां तक बात है सर कि यूपी में हो क्या रहा है, सर यूपी में उठा पटक है, इसको हम टोटली नकार नहीं सकते। और देखिए राजनीति जो है ना, लोकतंत्र जो है, चुनावी लोकतंत्र जो है सर, इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, रहेंगी। अच्छा, अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना हो ना सर तो कोई आदमी राजनीति कर ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। और चुनावी राजनीति में दिन रात मैं तो ऐसे ऐसे राजनेताओं को देखता हूं जो पिछले 45 साल से 1 मिनट भी उनका अपना कोई व्यक्तिगत निजी जीवन ही नहीं है, तो वो हमेशा ही पब्लिक के बीच में रहते हैं, जो असली वाले नेता। तो सर ये हंसी खेल नहीं है, पब्लिक लाइफ जीना इट इज नॉट मतलब हंसी मजाक नहीं है, इट्स नॉट जोक। तो सर ठीक है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीति में उठापटक चलती है, बीजेपी में भी है, हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर हम एक फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा जननेता है, जननेता कि जो योगी को रिप्लेस कर सकता है, पहली बात। और सर एक हिंदुस्तान में एक सर्वे आता है मूड ऑफ द नेशन, वो क्या करते हैं, वो पूरे नेशन का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। अब उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है मुझे नहीं पता, वो अक्सर ऐसे फर्जी, मुझे तो उनके हर बार ही उनके आंकड़े हालांकि फर्जी लगते हैं, पर सर ये कोई इतनी भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पब्लिक क्या चाहती है ये पता न लगा सकें। तो सर योगी जी की इस देश में, नॉट ओनली प्रदेश, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जी, इस देश में योगी जी की क्या लोकप्रियता है। न मोदी इतने मूर्ख हैं, न अमित शाह, न बीजेपी की लीडरशिप कि वो ये नहीं पहचान पा रही कि मोदी या योगी या किसी भी लीडर की क्या लोकप्रियता है। और हम एक बात को मान लेते हैं, हमने ये मान लिया कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, तो यूपी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट को
जो कि अभी पॉलिटिकली थोड़ा सा डवाडोल वैसे ही चल रहा है। यूपी ने आपको झटका दिया है। आज आपकी जो बहुमत से जो आप 40-30 सीट नीचे रह गए हैं, 32 सीट, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के कारण रह गए हैं। तो यूपी जैसे, अच्छा यूपी सबसे सॉलिड ग्राउंड है बीजेपी के लिए। हिंदुत्व की प्रयोगशाला इस देश में यदि कोई है तो यूपी है। तो और सर यूपी को डिस्टेबलाइज करके और योगी जैसे मास लीडर, जननेता, लोकनायक को हटा के डिस्टेबलाइज करके कौन सा पॉलिटिकल माइलस्टोन आप अचीव करते हैं? इससे हासिल क्या हो जाए? पहले तो मुझे ये बताइए ना कि लीडरशिप, भाई एक बात, हरियाणा में लीडरशिप चेंज हुई, तो उस लीडरशिप मैंने आई हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मेरी खुद खट्टर साहब से बात हुई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ सर? एकदम निजी बातचीत थी, इट वॉज नॉट इंटरव्यू, निजी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो पहले, उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि आप अपना विकल्प ढूंढिए। तो मैंने बोला जी आप बताओ, हम तो आज ही झोला उठा के चलने को तैयार है। तो बोले नहीं, पहले विकल्प ढूंढो। तो उन्होंने बोला आप ये बताइए आपको चाहिए क्या? जैसे आप किसी साड़ी की दुकान में आपकी पत्नी जाएंगी तो सबसे पहले दुकानदार पूछेगा कि जी पहननी क्या है, पहले तो ये बताओ। शादी में पहननी है, पिकनिक में पहननी है, घर में आम यूज में पहननी है, या आप स्कूल की मास्टरनी हो वहां पहननी है? क्यों बिल्कुल। भाई, स्कूल जो शादी में आप साड़ी पहनती हैं वो पहन के आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते ना। तो उन्होंने कहा था, अब हमने हाईकमांड से पूछा कि आप पहले तो बताओ आपको चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा जी कोई ओबीसी लीडर दे दो। तो मैंने साहब 2-3 ओबीसी लीडर बता दिए, तो हमने एक को पसंद कर लिया, नायब सिंह सैनी को। तो आप मुझे ये बताओ सर कि अगर आज हम योगी को हटा देते, मान लिया मैंने, हाँ मैंने इनकी बात, मैंने अशोक वानखेड़े की बात मान ली कि योगी को हम हटा रहे हैं, पहले तो उससे एक मुझे आप, चलिए आप एक काम करो सर हरिमोहन जी, लेटेस्ट रोल प्ले। एक बार हमने ऐसा एक वीडियो किया था, मैंने और अवनीश जी ने, बड़ा पॉपुलर हुआ था। मैंने और अवनीश जी ने सीट शेयरिंग की थी। तो चलो आप अशोक वानखेड़े बन जाओ, चलो मैं और आप डिस्कस करते हैं कि चलो जी योगी को हटा देते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होंगे? योगी को अशोक हटा देते, वानखेड़े की जगह हम 2 बीजेपी के लीडर बनते हैं जो कमरे में बंद करके बात करते हैं। चलो हाँ, चलो हम बन जाते हैं। चलो जी आज योगी को हटा देते हैं, किसको बिठाओगे? चलो आप लीडर आप दे दो। मैंने बोल दिया हाँ जी, मैं, चलो इन प्रिंसिपल आई हैव एग्रीड कि चलो योगी को हटा देते हैं। अब आप मुझे यूपी में योगी का रिप्लेसमेंट एक लीडर दे दो। ब्रजेश पाठक सर डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पहले तो मुझे आज, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, यकीन मानिएगा मुझे आज भी ये पता नहीं कि ये आदमी है कौन, किस मेरे को भी कल पोजीशन। परसों ही पता लगा था। अच्छा, मुझे तो आज तक ये नहीं बात है कि ये आदमी है कौन, किस। मजेदार बात पता है क्या पता लगी? मजेदार हाँ, बात ये पता लगी कि ये कोई हरिशंकर त्रिपाठी वगैरह समथिंग कोई होता था, उसकी बंदूक उठा के चलता था ये। आई गॉट शॉक्ड, मैंने कहा है वो बंदा जो बंदूक उठाकर चलता था, बस उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, और उसके जो गुंडई वाले फॉलोवर्स थे वो आज के दिन इसके फॉलोवर्स बन गए, और कोई ब्राह्मण चेहरा चाहिए था तो इसको उठा के बिठा दिया है। यार ये भी गजब है। कितने वोट सर ब्रजेश पाठक अगले चुनाव में बीजेपी को कितने वोट दिलाएंगे? चलिए उसको एक एक ब्राह्मण विकल्प वोट ना मैं देने देता हूँ वाले। सर, एक विकल्प मैं देता हूं आपको। हम्म। मौर्य जी है ही है, मौर्य जी भी तो बहुत, मतलब उनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। जी सर, अपनी बिरादरी का अपनी सीट जीत सकते हैं मौर्य जी। फूलपुर तक हार गए यार। और सबसे बड़ी बताइए। अचीवमेंट ये थी कि अमित शाह जी के टाइम पर 2017 में
जब योगी जी का नाम भी नहीं था उस टाइम पर ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है। 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर ये बंदा इलेक्शन हार जाता है, अपनी सीट नहीं बचा पाता विधायकी की, और जिस इलाहाबाद वाले इलाके के अंदर से ये आते हैं, उस इलाहाबाद जहां पर इनके मौर्य वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वहां उस इलाके से अगर ये अपनी सीटें नहीं जिता पाते, 12 में से 3 सीटें जिता पाते हैं, और योगी जी 9 में से 8 सीटें अपने इलाके में से जिताते हैं, तो अंदाजा लगाकर देखा जा सकता है कि कौन ज्यादा डोमिनेट करता है और किसकी ग्राउंड में पकड़ ज्यादा है। इस पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में इन्होंने अपनी बिरादरी का कितना वोट बीजेपी को दिलाया है, इसका आकलन कर लीजिए। सबसे ज्यादा डैमेज इसी वजह से तो हुआ कि आरक्षण खतरे में तो जितने भी नॉन यादव वोट बैंक था, वो सारे का सारा जो बीजेपी अपने साथ मानकर चल रही थी, वो छिटक गया, और उनको रोकने के लिए इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। हाँ, ओबीसी लीडरशिप फेल्ड ना, सिंपल। यूपी की ओबीसी लीडरशिप, बीजेपी की जो ओबीसी की लीडरशिप थी वो फेल हो गई। चलिए साहब, तो ब्रजेश पाठक गए, मौर्य जी गए, और कोई तीसरा नाम सुझाइए, कोई एक आधा। तीसरा नाम तो अब यूपी की राजनीति में हमारे को याद ही नहीं आता। हाँ, एकदम सही कहा आपने, तो तीसरा तो कोई नाम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर हो गया, वो संजय निषाद हो गए, वो अनुप्रिया पटेल हो गई, वो क्या नाम है, क्या नाम है इसका, जो इसके पोते हो गए, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। ये तो छोटे छोटे सहयोगी दल है ना, जिनका 1% बीजेपी का खुद का कोई बंदा ही नजर नहीं आता। अच्छा, इनके नाम फिर भी लोगों को याद हैं। सुनिए, आज यूपी के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ ले तो वो कम से कम अनुप्रिया पटेल का नाम तो जानता है, कम से कम इतना तो जानता है, सोनेलाल पटेल की लड़की है, इतना तो जानता है ना, मिर्जापुर की रहने वाली है, जात की पटेल है। और कोई बताइए बीजेपी लीडर। उसके बाद वो जो बीजेपी अध्यक्ष थे, क्या नाम है, देवेंद्र यादव समथिंग कुछ। सर, ये सब अपनी सीट नहीं जिता सकते, बीजेपी के अनुकंपा पे बने हुए। हाँ, अनुकंपा, वो बाय द वर्च्यू ऑफ द रैंक, बाय द वर्च्यू ऑफ द पोस्ट विच दे हैव बीन गिवन। पोस्ट भी नहीं, मैं कहता हूं जो दायित्व भाजपा संगठन ने उनको दिया है, उस संगठन की वजह से उनको 4 लोग जानते हैं। ठीक है, अपने एरिया में थोड़ी बहुत पकड़ रखते होंगे, पर सर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का लीडर बनना, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और लगभग अमेरिका यूएसए के बराबर पॉपुलेशन है, 5-1 करोड़ कम होगी, यूएसए जैसे राज्य, देश के बराबर का राज्य जनसंख्या के मामले में। अच्छा, उसके बाद सर एक बात बताइए, ठीक है, आप किसी ओबीसी को, किसी दलित को बना देंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म के मामले में हम ये भी तो मानते हैं कि योगी जी से ब्राह्मण भी नाराज है, ठाकुर भी नाराज है, राजपूत भी नाराज है। किसने बोल दिया आपने, किसने बोल दिया? वोट नहीं बोलने को तो सर, ये तो बोलने की बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सर, ठाकुरों का एक मुश्त वोट मिला है, ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट मिला है, पूरा उस वोट बैंक में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं सर, एक चीज और बता दूं, 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि 1000, 500, 800, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 से आ रहे हैं यूपी में, 10 सीट, और बाकी 10 सीट ऐसी हैं जो 50,000 से आ रहे हैं। लोकसभा में 50,000 वोट कुछ भी नहीं होता सर, पीनट्स होता है। तो सर बात यह है कि बीजेपी लीडरशिप क्या इतनी मूर्ख है, क्या इतनी अपरिपक्व है, इतनी इमेच्योर है कि योगी जैसे बड़े लीडर को डिस्टेबलाइज करके, हटा के, नाराज करके। और एक बात बताऊं सर, सबसे बड़ी बात, योगी किसी एक जाति के लीडर नहीं है, योगी किसी एक वर्ग के लीडर नहीं है, योगी किसी एक राज्य के लीडर नहीं है। सुनिए, यूपी से ज्यादा लोकप्रियता आज योगी की पूरे देश में है,
देश के अन्य राज्यों में। तो सर इतने बड़े नेशनल लेवल के लीडर को बीजेपी के पास हटाने का कोई कारण नहीं है। और 1 मिनट पर सर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, मानते हैं आप? हम एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले ही लेते हैं कि चलो साहब बीजेपी ने ये कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार ही दिया, या बीजेपी को मन में आ गया कि चलो यार एक बार गले में ना फांसी, वो क्या नाम, फंदा लटका के देख के ट्रायल करते, देखे कैसा फील होता है, जस्ट फॉर फन। बीजेपी ने ये दुस्साहस कर ही लिया। तो होगा क्या? मान लीजिए आज हम मान लेते हैं कि आज शाम को लीडरशिप चेंज हो गई, देन व्हाट विल हैपन? आप बताइए। आगे 10 सीटों के उपचुनाव है, आगे 10 सीटों के उपचुनाव है। पहले तो वो आपका उपचुनाव खराब हो जाएगा, उसके बाद जो नया लीडर आएगा, सवर्ण एक मुश्त, और सवर्ण नहीं, सिर्फ सवर्ण नहीं, हिंदूवादी, हिंदू माइंडेड, राइट विंग सोच रखने वाला, सनातनी सोच रखने वाला, कम से कम 30, 35, 40% जनसंख्या तो है ना यूपी में। उसको नाराज करके बीजेपी ये कदम उठाएगी। अच्छा, योगी को हटा देने से जो हिंदुत्व माइंडेड, मेरे जैसा हिंदूवादी सोच रखने वाला जो वोटर है बीजेपी का, वो क्या सोचेगा, आप मुझे बता दो। एक थ्योरी ये भी तो कहती है ना कि केजरीवाल ने एक पासा फेंका था जो शायद हिट कर गया, और वो थ्योरी ये कहती है कि यूपी के लोग योगी को कुछ ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, प्यार करने लग गए हैं। और जब केजरीवाल ने कहा कि ये योगी को हटा देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और अमित शाह और योगी की बनती नहीं, एक नैरेटिव केजरीवाल ने गढ़ा था। अब पॉसिबली लोग कह रहे हैं कि वो योगी से इतना प्यार करते हैं क्योंकि योगी ने इतना अच्छा काम किया है कि उनको डर लग गया कि कहीं योगी को हटा ना दे, इसलिए उन्होंने योगी को हटने ना देने के नाम पे, बहुत सारे लोगों ने योगी का नाम पे बीजेपी को वोट दिया ही नहीं कि इसको नहीं हटना चाहे कुछ हो जाए। एक थ्योरी ये भी कहती है। और दूसरी थ्योरी, योगी समर्थक जो है वो घर नहीं बैठ सकता, वो वोट देने तो जाएगा सर। हाँ, यदि योगी को हटा देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी, योगी समर्थक फिर वोट देने नहीं जाएगा। मैं ही नहीं कहता कि योगी समर्थक जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा, पर एक बार सबक सिखाएगा इन्हें। और एक बात बता दूं, ये जो नेम प्लेट वाला सर जो विवाद चल रहा है ना, ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि योगी का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये नेम प्लेट वाला विवाद जो है ये, या नेम प्लेट वाला जो डिसीजन लिया योगी ने, इससे उन्होंने पता है क्या किया, अपने हिंदुत्ववादी जो छवि थी उसे और मजबूत कर दिया, उसे और पॉलिश कर दिया कि अब आ जाओ। तो सर ये अभी तक, और एक बात बता दूं, दिल्ली में बैठा जो भी व्यक्ति ये अफवाहें उड़ा रहा है, या दिल्ली में भाजपा की बड़ी हाईकमांड लीडरशिप का जो व्यक्ति ये सब कर रहा है, वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी की कमजोरियां हैं। मोदी की पकड़ ढीली हो रही है। मैं इसको दूसरे राजा कमजोर होता है सर, जब राजा कमजोर होता है ना, जब बाप कमजोर होता है, तो लौंडे घर में जो है ना ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा सोसाइटी में, जब बाप धीरे धीरे कमजोर होता है ना सर, या बाप की कमाई घटने लगती है, बाप का रुतबा घटने लगता है, ये बाप की घर में जब से घटने लगती है, तो फिर लौंडे, बहुएं, बीवी ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में ये जो कुछ हो रहा है,
ये मोदी के करिश्मा का फेलियर है। बाबा जी, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी बात ये जोड़ना चाहूंगा। एक बार अगर देखा जाए तो आज से, मैंने कल परसों भी किसी को कहा था कि आज से 20 साल पहले जो मोदी थे, 2006, 7, 8, 9 के अंदर जो मोदी थे, जिसके पीछे पूरा विपक्ष पड़ा हुआ था, हालांकि बीजेपी उस टाइम पावर में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस तो पूरी ताकत से पड़ी हुई थी, और यहां तक कि बहुत सारे बीजेपी के नेता भी पड़े हुए थे कि तू हमारी बात नहीं मानता। वही सिनारियो आज से 15 साल पहले योगी के साथ है, और एडवर्स से एडवर्स कंडीशन के अंदर अगर तो देखो, एक मतलब पत्थर पत्थर की पहचान होती है, एक हीरा निकलता है, एक शंकर बनता है, और एक कंकर बन जाता है। अब योगी इन सारी एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी अगर सरवाइव कर रहे हैं और सबके अगेंस्ट जाकर मजबूती के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बीजेपी की लीडरशिप में भी अगर देखा जाए तो इतनी हिम्मत तो किसी के अंदर नहीं है कि इस तरीके से स्टेप्स उठा ले और सबकी ऐसी तैसी मार दे। कि बाकी जहां पर भी, चाहे आप हरियाणा में देखेंगे कि एक बार फोन गया और उन्होंने कुर्सी त्याग दी, हिमाचल जो पुराने वाला था उसके अंदर भी यही हाल था, उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी का हाल देख लो, राजस्थान के अंदर पर्ची सीएम का हाल देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव का हाल देख लो, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लो, उड़ीसा के अंदर देख लो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां या तो एक आप हेमंता बिस्वा शर्मा का, गुजरात का नाम देख लीजिए, गुजरात का नाम सोचकर देखिए, हमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा गुजरात में कौन है। मुझे आज भी याद नहीं है वाकई कौन है वैसे गुजरात सीएम कौन है, मुझे नहीं याद। और देवेंद्र फडणवीस के मामले में देख लो, एक फोन करते हैं, थोड़ी देर पहले तक कह रहा है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, और उसके बाद कहते हैं चलो डिप्टी सीएम ले लेते हैं, यानी फोन गया है। आप किसी भी उसको उठाकर देख लेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर समझ में आ जाएगी कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने आंख उठाकर देखने वाला, या उसको काउंटर नहीं तो कम से कम उसके सामने एक अपनी बात मजबूती से रखने वाला, योगी के अलावा, चलो एक वो क्या नाम है आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उसके अलावा है कौन? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। और उसमें भी अगर ये कह दे कि नहीं इसको भी खत्म कर देंगे, तो ये तो फिर अगली लीडरशिप कौन होगी? चलो ठीक है, मोदी के बाद अमित शाह के बाद कौन? मैं एक मिनट आपका और लेता हूं सर जी। मुझे बताइए, इन्होंने कल्याण सिंह के साथ भी यही मिस एडवेंचर किया था, लेकिन कल्याण सिंह के साथ प्रॉब्लम थी सर, कल्याण सिंह जी को एरोगेंस आ गई थी। योगी में एरोगेंस अभी भी नहीं है, कहीं ऐसा कोई मिसबिहेव करते हुए नजर नहीं आ रहे जहां पर हम देखें। कल्याण सिंह को भी तो इन चांडाल चौकड़ी ने जब यूपी में घेर लिया था और उनको जब परेशान किया था, तब वो सारी मामलात खराब हुए थे। आपको ध्यान होगा उस वक्त ये लालजी टंडन, कलराज मिश्र और ये राजनाथ सिंह वगैरह की चांडाल चौकड़ी थी। जो सर एक बार बताइए, पर चाहे जो हुआ, बीजेपी लीडरशिप ने, अटल जी कान के कच्चे थे और कल्याण सिंह को डिस्टर्ब किया। 20 साल तक बीजेपी यूपी में स्ट्रगल करती रही और 9 सीट पे पहुंच गई थी। तो सर क्या वही मिस एडवेंचर बीजेपी दोबारा करेगी? सर समझदारी तो ये कहती है कि बाबा बहुत अच्छा चला रहे हैं, इनको चलाने दो, बल्कि इनके साथ मजबूती से खड़े रहो। और अगर बाबा को इसी तरह डिस्टर्ब करते रहे तो सर वापस 9 सीट पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अवनीश जी ने एक बहुत बढ़िया सी बात कही थी, भाभी की अकल ठिकाने लगाने के लिए भैया को की हत्या नहीं करते। कि कभी पता लगे कि योगी की अकल ठिकाने लगाने के चक्कर में सेंटर की गवर्नमेंट खो बैठो। अगर ऐसा हुआ, पहली बात तो मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस समय पर विश्व में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो फिर भारत में घुस जाएंगी और सिस्टम को बर्बाद करके रखेंगे, फिर उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल काम। अभी तो सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है, एक मजबूत फोर्स की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इसे जियो पॉलिटिक्स से जोड़कर देखता हूं। जो शक्तियां, जो तूफान, जो शैतानी शक्तियां इस टाइम दुनिया के अंदर यूरोप को और अमेरिका को निगल रही हैं, वो भारत में अभी दबाई जा रही है। हालांकि वो कभी कभी सर उठा जाती हैं एक आधी जगह पर, लेकिन उन्हें मजबूती से दबाया जा रहा है, और उनको दबाने का फॉर्मूला बाबा के पास है। और वो शक्तियां जिस टाइम पर अगर
ये बीजेपी सरकार चली गई तो वो शैतानी शक्तियां जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका को खत्म कर रही हैं, भारत को खत्म करते हुए देर थोड़ा ना लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। क्या वो एडवेंचर कोई भी समझदार बंदा करेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इनकी बेवकूफियां, एक बेवकूफी राहुल को 56 से 99 पर ले आई और अगली बेवकूफी 99 से अगर वो 199 पे आ गया, फिर बीजेपी कांग्रेस को संभाल नहीं पाएगी, इतना पक्का है। बिल्कुल। और बीजेपी अभी स्लिपरी ग्राउंड में है, उनको और बहुत संभल के चलने की जरूरत है। उनको यूपी जैसे स्ट्रांग स्टेट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। और यूपी में आज यूपी हाथ से निकला, बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि यूपी हाथ से निकला तो इसका मतलब यह है बिहार पहले ही इनके हाथ में नहीं है। बंगाल भूल जाओ, और जो उसके बाद एक बवंडर खड़ा होगा वो ये समझ भी नहीं पाओगे कि क्या बवंडर है। बस वो खबरें नहीं आएंगी, लेकिन वो थे ना, वो 27% हो गए बंगाल के अंदर एकदम से, और उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड ऑल। और अब की बार ये जो विनाशकारी शक्तियां हैं, ये भारत की जड़ें इस हद तक खोद देंगी कि कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि सरकारें तो सो रही होंगी, तो वो बस प्रधानमंत्री बन के एंजॉय कर रहे होंगे, लड़ने वाले बेचारे आपस में लड़ रहे होंगे। तो बहुत डिस्टर्बिंग है मेरे हिसाब से आगे आने वाला भविष्य, अगर ये सच है तो। जी बाबा जी, फाइनल कमेंट। तो सर बिल्कुल, मैंने कहा कि बीजेपी इज ऑलरेडी ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड। अभी जो सेटबैक लगा है, इसमें बीजेपी को यहां से कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और वो कंसोलिडेट, देखिए सेटबैक भी यूपी से लगा है और कंसोलिडेट भी यूपी से ही होगा। और यूपी में किसी किस्म की चेंज ऑफ लीडरशिप बीजेपी को और ज्यादा शेकी ग्राउंड पे खड़ा कर देगी और ज्यादा। तो ये मिसएडवेंचर बीजेपी को नहीं सोचना चाहिए। और बाकी अशोक वानखेड़े जैसे ये जो कबाल है, इसको ये तो चिल्लाता रहेगा, वो चिल्लाता नहीं। चलो बाबा जी, जिस तरीके से आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल ज्योतिर्मय और बाबा जी के चैनल बाबा की खरी खोटी दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम।